हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज़ क्या चल रही है, तो बेटा एक बहुत बड़ी चीज़ आप मिस कर रहे हो। अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए एक एनसीईआरटी को रिवाइज कैसे किया जाए, ये ज़्यादातर बच्चों की सबसे बड़ा इशू रहता है। और हमने वो बेस्ट वे निकाला है जिससे एनसीईआरटी की लाइन्स और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज किया जा सकता है। वो बेस्ट तरीका क्या है कि एनसीईआरटी की लाइन्स को सीधा उठा के फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, मैचिंग की फॉर्म में, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में या वन वर्ड आंसर्स की फॉर्म में सॉल्व कर लो। तो वही हम बेटा यहाँ पर करते हैं एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज के अंदर। पूरी 12th ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है लेक्चर के ऊपर। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो इसका मतलब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो। जाके वो लेक्चर जरूर देख लेना अपने। आपको बेटा नीट के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं वो सारे लेक्चर्स। और आज की क्लास में भी हम ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को आगे कंटिन्यूटी में पढ़ने वाले हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम महिंद्रो आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोस्कोप के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, विच इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उससे पहले कि मैं क्वेश्चंस पे चलूं, मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चेक कर लो चैनल सब्सक्राइब्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है बेटा तो उसको लाइक और अपने कमेंट जरूर रिव्यू की फॉर्म में मेरे को वीडियो लेक्चर के नीचे दिया करो आप लोग। अब बेटा अब सबसे पहले अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर अलग अलग टाइप की साइकिल्स और अलग अलग टाइप के आपकी रिएक्शंस इन्वॉल्व है, मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं, जहाँ पे कुछ ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, ABCD XYZ ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, जस्ट टू चेक कि आपका रिवीजन अच्छे से है कि नहीं है। तो चेक करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें वही ABCD और एक्स वगैरह के बारे में बताना है। सबसे पहले आप देखोगे ए और बी के बीच में, तो जज करो इस रिएक्शन को जरा इंडिविजुअली, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर हो क्या रहा है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ। तो कौन है जिसने एटीपी प्रोवाइड किया होगा? तो आप में से जो ये बात गेस कर पाया कि ए जो है वो है एटीपी, और जो बी है वो क्या हो गया, एडीपी। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ होगा और इससे फॉस्फेट निकल के किसको मिला होगा, ग्लूकोज को मिला होगा, तब जाके ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है। दूसरा बेटा यहाँ पे आपको एक्स बताना है, एक्स क्या है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो अगर आपका 1,6 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आंसर था तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखो बेटा, यहाँ पर सी और डी बताना है आपको। तो देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड इसको 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जिसको हम 3PGL बोलते हैं। तो यहाँ पर 3PGL एक एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है 1,3 BPGA में। बीपीजी की फुल फॉर्म बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आपको यहाँ पर फोकस करना है, यहाँ पर कि एक एल्डिहाइड एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, जैसा हमने पढ़ा है। तो एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब इससे हाइड्रोजन छीना गया होगा। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है सी जिसने हाइड्रोजन छीना होगा? तो सी रहने वाला है NAD पॉजिटिव। ठीक है, और हाइड्रोजन छीन के डी में कन्वर्ट हो गया होगा, विच इज NAD+ NADH2 में। ठीक है, NADH+H+ भी लिख सकते हो आप, सेम बात है, बट NADH2 में। तो अगर आपने NAD+ और NADH2 गैस कर लिया था तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखो बेटा, ई और एफ हमसे पूछ रहा है। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, मतलब इसके पास 2 फॉस्फेट थे और अब सिर्फ एक ही रह गया है थर्ड पोजीशन पे। तो वो फॉस्फेट किसके पास गया होगा? तो सोचने वाली बात है, वो फॉस्फेट गया होगा ADP के पास। तो अगर आप ये बात गेस कर पाए कि जो ई है वो ADP है और जो एफ है वो ADP किस में कन्वर्ट हुआ होगा, ATP में कन्वर्ट हुआ होगा। सॉरी। तो अगर आप ये बात गेस कर पाए कि ई जो है वो ADP है और एफ जो है वो ATP है, तो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ये वाई क्या है बेटा, ये वाई क्या है? तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो वाई क्या हो गया, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये गेस कर पाए तो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं कंडेंसेशन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, और इस दौरान क्या चीज निकली होगी? तो अगर आप ये बात गेस कर पाए कि जी जो है
वो वाटर है। तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो जी जो है हो गया वो वाटर हो गया। बाकी हमको सीधा एच बताना है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फिर क्या हुआ उसमें एक फॉस्फेट निकलेगा तो सिर्फ पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये बता पाए कि ये मॉलिक्यूल जो H है दैट इज पायरुवेट या पायरुविक एसिड विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो बहुत ही बढ़िया। तो हमारा जो पूरा का पूरा क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। तो इस पूरे पाथवे का नाम क्या है, इस पूरे पाथवे को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप रिएक्शन है बेटा ग्लाइकोलिसिस, 10 स्टेप रिएक्शन है। व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, साइटोसोल। ठीक है, टोटल आपने कितने एटीपी लगाए, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो एक ये लगा एक ये लगा, तो जेब से 2 एटीपी लगाने पड़े। ठीक है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो नीचे वाली है ये कितनी बार हुई होगी, तो ये 2 बार हुई होगी, क्योंकि ये जो डीएचएपी बना था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया होगा, वो भी कन्वर्ट हो गया होगा पीजीएल में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो पूरी रिएक्शन 2 बार हुई। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने मिले, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला, मतलब आपको मिले 4 एटीपी। जेब से लगाने पड़े थे 2, तो 2 जेब से लगाने पड़े थे, 4 मिल गए, तो नेट 2 एटीपी बचेगा आपके पास। और NaDH2 कितना मिला, आप बोलोगे सर 1, लेकिन आपको भूलना नहीं है रिएक्शन 2 बार हो रही है, इसलिए आपको क्या मिला, 2 NaDH2 मिला। तो आपसे कोई भी पूछे कि ग्लाइकोलिसिस करा के क्या प्राप्त हुआ, तो कहना 4 एटीपी प्राप्त हुआ और 2 NaDH2 प्राप्त हुआ। लेकिन अगर आपसे नेट एटीपी पूछ ले, सिर्फ एटीपी बताओ, तो 2 एटीपी ही बचेंगे आपके पास 4 में से, क्योंकि 2 को तो लगा दिया ना जेब से, 2 को तो जेब से लगा दिया। समझ में आ रही है मेरी बात। तो 4 में से 2 ही बचे, नेट की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको बोले NaDH2 को भी एटीपी में कन्वर्ट करके काउंट करके बताओ, तो NaDH2 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 एटीपी, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो 2 NaDH2 इज इक्वल टू 6 एटीपी, तो 6 एटीपी NaDH2 से मिलेंगे, 2 का नेट गेन हुआ, तो टोटल 8 एटीपी आपको मिलने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस से। तो पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको रिवाइज करा दी है। अगर आपको ये बात समझ में आई तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे था जिसको हमने एक फॉर्म के अंदर रिवाइज कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन सबसे पहला मेरे से ये है कि भाई ये दिख क्या रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो पाथवे दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट फर्मेंटेशन। क्या पाथवे है ये, दिस इज फर्मेंटेशन। ठीक है, जिसमें से ये तो पूरा का पूरा सीक्वेंस ग्लाइकोलिसिस का है। ये ग्लाइकोलिसिस का वो स्टेप है, चेक करो, 3 PGL या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 1,3-BPJ में कन्वर्ट होता है वैसे, बट ये डायरेक्टली ये जो स्टेप है, क्या चीज़ बनाता है ये स्टेप, तो मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड एक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या बनता है, तो ये क्या बन रहा होगा ए से बी, तो ए विल बी व्हाट, अगर आपने गैस कर लिया कि ए जो हो गया वो हो गया सर NAD+ और बी जो हो गया वो हो गया NaDH2। कोई नई चीज़ नहीं है, कोई भी नई चीज़ नहीं है। ये जो पिछली स्लाइड पे ये पूछा था ना, यही तो क्वेश्चन पूछ लिया वहां पर भी। चेक करो, यहाँ पे आप गेस कर पाए थे कि सी जो है वो NAD+ था और डी NaDH2 था, तो यहाँ पर क्यों नहीं गेस कर पा रहे, सेम ही तो मॉलिक्यूल है, वो सेम ही मॉलिक्यूल है, सेम ही रिएक्शन है, तो यही हो रहा है। ए जो हो गया NaDH2 हो गया और बी क्या हो गया, सॉरी ए हो गया NAD+ और बी क्या हो गया NaDH2 हो गया। ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है दिस इज फर्मेंटेशन। पायरुविक एसिड अगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो जो ऊपर वाली फर्मेंटेशन मेंशन करी हुई है, कौन सी फर्मेंटेशन हो गई, दिस इज लैक्टिक एसिड। लेकिन अगर यही पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, तो नीचे वाली फर्मेंटेशन को हम कहते हैं अल्कोहलिक। और दोनों ही टाइप की फर्मेंटेशन रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर NaDH2 बनता है, तो रिडक्शन में NaDH2 यूज हो जाएगा। तो चेक करो यहाँ पर बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो NaDH2 NAD+ में, तो ठीक है, मतलब ए और बी हम ऑलरेडी सही गैस कर चुके हैं, हमने एक और बात से श्योरिटी ले ली, और यहाँ पर भी बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से कि जो ऊपर वाला स्टेप है पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सिंगल एरो बना हुआ है, मतलब एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो याद रखना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। और इसके अंदर जो एक्स एंजाइम यूज हो रहा है, वो एंजाइम कौन सा है, तो याद रखना है वो एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यूज हो रहा है। और नीचे वाली रिएक्शन में कितने एरो बना रखे हैं, 2। इसका मतलब नीचे वाली रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है। मैं इसको भी थोड़ा खोलने की कोशिश करता हूँ। बेटा पायरुविक एसिड सबसे पहले कन्वर्ट होता है एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप के अंदर किसमें, एसिटल्डिहाइड में, किसमें, एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड एक 2 कार्बन का कंपाउंड है,
पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो एक कार्बन फ्री हो गया, मतलब ये एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। सेकेंड स्टेप के अंदर ये जो एल्डिहाइड है ना बेटा, एसिटल्डिहाइड है, ये बनाएगा क्या, इथेनॉल। और इस रिएक्शन के अंदर क्या यूज होने वाला है, इस रिएक्शन के अंदर NaDH2 यूज होगा। NaDH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस में। मैंने डिवाइस करा दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अब मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ कि ये जो दो स्टेप रिएक्शन है, तो आपसे सबसे पहले पूछेगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन में से कौन सी सिंगल स्टेप है, लैक्टिक एसिड। कौन सी डबल स्टेप है, अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन। लेकिन इन दोनों में से अगर आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप में क्या क्या हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप सॉरी, फर्स्ट स्टेप में CO2 रिलीज होता है, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर क्या होगा, इथेनॉल बनेगा और NaDH2 यूज होता है। तो आपको मुझे ये बताना है कि फर्स्ट स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज होता है और सेकंड स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आप लिख देना कि ऐसे लिख देना कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्टेप 1 में, उसके आगे एंजाइम, स्टेप 2 में उसके आगे एंजाइम। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो आप सोचोगे भी तो हो जाएगा। हिंट दूं, जिस रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है वहां डीकार्बोक्सिलेज यूज होगा, और जिस रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में NaDH2 बन रहा है, तो हाइड्रोजन लेके बन रहा होगा, तो उसमें डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है वैसे, लेकिन मैंने आपको हिंट भी दे दी, बहुत बढ़िया। उसके बाद नीचे चेक करो, एक रिएक्शन दी हुई है। ये जो रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन में क्या किया है इन्होंने, पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एसिटाइल को एंजाइम ए में। तो बेटा इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन का एक और नाम होता है ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। याद रखना है, वाई डी कार्बोक्सिलेशन, चेक करो एक ऑक्सीजन कम हो रहा है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो चलो सर, डी कार्बोक्सिलेशन तो समझ में आ गया। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन क्यों, वाई ऑक्सीडेटिव, चेक करो इसके अंदर NaDH2 भी बन रहा है Na प्लस से। तो क्योंकि NaDH2 बन रहा है और NaDH2 का बनना ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। NaDH2 बन रहा है, उसके साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, लिंक रिएक्शन भी कहते हैं उसको। वो पूछ रहा है कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, तो सिंपल सा, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है ए, दैट इज पायरुवेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस। और आपसे कभी कभी पूछता है कि कोएंजाइम बताओ इसके, तो एक तो मैग्नीशियम, एक कोएंजाइम ए और एक NAD प्लस। ये सब के सब कोएंजाइम्स हैं जो इसको चाहिए होते हैं एंजाइम को, ठीक है। इसको एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो इस पे कभी भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस, ठीक है। तो ये भी हमने रिवाइज कर लिया दोनों। अगला देखो बेटा, ये जो हो गया वो क्या हो गया, दिस इज, अच्छा पीछे वाली चीज में और बताओ मेरे को कुछ, दो तीन चीजें और बताओ। फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन की साइट बताओगे कि फर्मेंटेशन होती किधर है, ठीक है। ये आपका टास्क है मुझे बताना कि फर्मेंटेशन कहाँ होती है, ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। नहीं बता पाओगे तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। वैसे भी मैं आपके कमेंट्स का बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर देता हूँ, आपने फील किया हुआ। उसके बाद बेटा सबसे पहले यहाँ पर ये जो साइकिल दी हुई है, दिस इज व्हाट, दिस इज क्रेप साइकिल, क्रेप साइकिल। क्रेप साइकिल के बाकी नाम क्या होते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसी को बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा इस साइकिल का, सिट्रिक एसिड, ठीक है, विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो सिट्रिक एसिड, तो चेक करो पायरुविक, पायरुवेट, तो हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई हुई होती है बेटा एक, PACKSMO, पैक शिवम सर्स मनी ऑर्डर, PACK पैक शिवम सर्स मनी ऑर्डर, ठीक है, मनी ऑर्डर ऐसे। तो पैक शिवम सर्स मनी ऑर्डर, ये हम हमारी जनरल ट्रिक है, आपको पता होनी चाहिए ये बात। हमको सिर्फ यहाँ पे ABCD और XY जो भी चीज़ें पूछी हैं वो बतानी है। तो देखो बेटा, ये हो गया, ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ी है रिएक्शन, तो बहुत आसान हो गई आपके लिए कि पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब ये जो X निकल रहा है, दिस इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, तो डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन क्या डीकार्बोक्सिलेशन अकेला होगा कि ऑक्सीडेशन के साथ होगा, ऑक्सीडेशन के साथ होगा। तो जो A हो गया दैट विल बी नथिंग बट NAD प्लस, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NaDH2 में। तो याद रखना है, A हो गया NAD प्लस, B हो गया NaDH2, तो XAB ढूंढ लिया, XAB ढूंढ लिया, ठीक है, AB ढूंढ लिया। अब हमको क्या क्या ढूंढना है, C के बारे में बताना है। तो चेक करो बेटा, यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, ठीक है,
जिसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम है, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन यू शुड नो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर सी जो हो गया दैट इज नथिंग बट जीडीपी, और डी जो हो गया दैट इज जीटीपी। तो जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और आपकी एनसीईआरटी क्लियरली ये बात मेंशन करती है कि जीडीपी का जीटीपी में बनना इज कपल्ड विद एटीपी का बनना। ठीक है, मतलब जैसे ही जीटीपी बनेगा ये जीटीपी तुरंत ही एटीपी बना देगा। इसका मतलब आप इस रिएक्शन को कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पर एक एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। व्हाट इज जीटीपी, व्हाट इज जीडीपी सर, एटीपी से कैसे अलग होता है? तो बेटा आपके ये जो हैं ये न्यूक्लियोसाइड है एक्चुअल में, दीज आर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोसाइड में 4 टाइप के बेसिस हो सकते हैं, ए टी जी सी। जैसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में ए लगा होता है, ठीक है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर जी लगा होता है। तो बस क्या करना है, जीडीपी जब जीटीपी बनेगा तो वो बॉन्ड तोड़ के उतनी एनर्जी दे देगा कि उससे एक एटीपी बन जाए। ठीक है, सिंपल सा, ऑल इन ऑल समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो एक बात सुन लो, जीटीपी मतलब एक एटीपी। ठीक है, 1 जीटीपी इज इक्वल टू हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, 1 एटीपी के बराबर एनर्जी। तो आप सेम मान सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद जीटीपी हो गया, जीडीपी हो गया, ये भी बता दिया। ये बताओ ई और एफ। तो बेटा आपको याद रखना है इस स्टेप पे एक FADH2 बनता है, FAD प्लस से क्या बनेगा, FADH2। और याद रखना है कि 1 FADH2 इज इक्वल टू हाउ मेनी एटीपी, 2। 1 NADH2 इज इक्वल टू हाउ मेनी एटीपी, 3। 1 GTP इज इक्वल टू हाउ मेनी एटीपी, 1। तो 1 GTP 1 ATP के बराबर, 1 FADH2 2 ATP के बराबर, 1 NADH2 3 ATP के बराबर। समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात, फील कर पा रहे होगे। और ये पूरी की पूरी साइकिल क्या हो गई, क्रैप साइकिल। मैंने सब कुछ बता दिया। शायद आपको क्रैप साइकिल की साइट जाननी है, तो व्हाट इज द साइट ऑफ क्रैप साइकिल? तो क्रैप साइकिल की साइट होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जो फ्लूइड स्पेस है वहां पर होती है ये प्रोसेस, पॉइंट टू बी नोटेड। चलो आगे देखो, ये तो बेटा आप देख ही रहे हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें एक NADH2 कैसे 3 ATP बनाता है वो हम सीखते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। व्हाट इज द साइट? साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, NADH2 से हाइड्रोजन छीनेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे और H प्लस आयंस को मेम्ब्रेन के एक साइड से मैट्रिक्स से उठाकर स्पेस में फेंक देंगे, जिसकी वजह से स्पेस में प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर स्पेस से प्रोटॉन जब मैट्रिक्स में जाएगा थ्रू अ प्रोटीन विच इज कॉम्प्लेक्स 5 या F0F1 पार्टिकल, या फिर इसको कहते हैं एटीपी सिंथेस। और एटीपी सिंथेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन के ट्रांसफर की एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर। तो एडीपी से एटीपी बन जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो बहुत ही बढ़िया, और रिवाइज हो रहा होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज साइट क्या हो गई, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ईटीसी का कोई दूसरा नाम भी है, बिल्कुल, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब एडीपी से एटीपी बनना एक फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है ना, तो फॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर NADH2 जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तब जाकर वहां पर क्या बन रहे हैं, 3 एटीपी। तो NADH2 के ऑक्सीडेशन की वजह से एटीपी का बनना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, पॉइंट टू बी नोटेड। चलो अब देखते हैं बेटा पूछा क्या क्या है। सबसे पहले तो ये पूछा है क्या है ए, तो साइड पहले ही ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, एक साइड पे स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया, एक साइड पे मैट्रिक्स है। तो ए क्या हो गया, ए विल बी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। याद रखना, IMM की फुल फॉर्म बोल दी मैंने आपको, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कॉम्प्लेक्स बी का नाम पूछ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स 1 को क्या बोलते हैं बेटा, देखो NADH हाइड्रोजन छीन रहा है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं NADH, इट इज एक्टिंग एज अ एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेस। क्या बोलते हैं इसको, NADH डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बेटा ये सी पूछ रहा है, व्हाट इज सी? ए बता दिया, बी बता दिया, सी पूछ रहा है। तो बेटा कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 पे यहाँ पे एक मोबाइल कैरियर है, एक प्रोटीन है विच इज स्मॉल, उस प्रोटीन का नाम है साइटोक्रोम सी। तो सी इज व्हाट, सी इज नथिंग बट साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और साइटोक्रोम सी स्पेसिफिकली याद रखना कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में टुवर्ड्स
टुवर्ड्स स्पेस वाली साइड पे है ये प्रोटीन, धसा हुआ नहीं है, इट इज नॉट इंटीग्रल प्रोटीन, ये एक पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल मतलब जो कि मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ प्रेजेंट हो। और ये वाला जो पेरिफेरल प्रोटीन है ना, क्या ये मैट्रिक्स की तरफ है, क्या ये स्पेस की तरफ है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इट इज टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये एक टाइप का पेरिफेरल प्रोटीन है। और ये मोबाइल है, मोबाइल मतलब इट कैन मूव। देखो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 से कहां पे लेके जा रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स 4 पे इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहा है। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद बेटा क्या आ गया आपके पास, कॉम्प्लेक्स 5, दिस इज 4। 4 पे आपको डी बताना है क्या है। तो कौन है जो कि टर्मिनल हाइड्रोजन या टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो आप में से जिसको पता होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वो मॉलिक्यूल है बेटा जो कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन या टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर माना जाता है। पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन में ना ही ग्लाइकोलाइसिस ना ही क्रेब्स साइकिल, कहीं पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज नहीं होता है। सिर्फ कहां पे यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एकदम टर्मिनल एंड में, ठीक है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स में यूज हो रहा है। लेकिन ये इसका यूज इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं इस चेन से। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तो एक जाम लग जाएगा, और जाम लग गया तो चोक कर जाएगी पूरी रिएक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे ही नहीं, एटीपी बन ही नहीं पाएगा, और एटीपी नहीं बनने की वजह से डेथ हो जाएगी इंसान की। इसलिए हम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को बहुत जरूरी है ऑक्सीजन मिलना, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एट द एंड मृत्यु तय है। समझ में आ गई मेरी बात, क्यों, क्योंकि वो एक टर्मिनल इलेक्ट्रॉन या टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी मैंने आपको, याद रखना। अब ये ई पूछ रहा है क्या है बेटा, ये जो F0 F1 पार्टिकल है, इसको हम एटीपी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं। इसमें से जो धसा हुआ है मेम्ब्रेन के अंदर, इंटीग्रल पार्ट है मेम्ब्रेन का, दैट इज F0। और जो बाहर की तरफ हेड प्रोट्रूड हुआ हुआ है, दैट इज F1। इसकी ट्रिक ही ये है कि जो O की तरह दिख रहा है वो 1 है, और जो 1 की तरह दिख रहा है वो नॉट है, O है। ठीक है, उल्टा है। तो जो धसा हुआ है वो 1 है। इसमें से किसके किसके पास एटीपी सिंथेसिस करने की प्रॉपर्टी है, तो चेक करो, यहाँ पे जो F1 है उसके पास है एटीपी सिंथेसिस करने की। इसलिए जो E दिया हुआ है, ई इज नथिंग बट, इसका नाम है, जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेस। क्या बोला जाता है, एटीपी सिंथेस। इसी की मदद से क्या हो रहा है, इसी की मदद से प्रोटॉन्स यहाँ पर इधर जाते हैं, कि F0 के थ्रू होते हुए, F1 के थ्रू होते हुए प्रोटॉन्स आपके स्पेस से मैट्रिक्स में जाएंगे, और इसी एनर्जी का यूज होकर बेटा क्या होगा, एडीपी से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। तो होपफुली आपको ये वाला चार्ट भी रिवाइज हो गया। तो इससे रिलेटेड अगर चार्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक तो कर लोगे। अभी एक दो और बचे हैं, देख लो जरा डायग्राम्स। ये तो ABCD है बेटा। ये चार्ट ये बताता है कि बेसिक जो हम रिएक्शन पूरी की पूरी पढ़ते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। तो जो ए है दैट इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आपका ये सवाल हो सकता है, सर कार्बोहाइड्रेट ही क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सोर्स है बेटा। ठीक है, प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सोर्स है, बहुत ही बैलेंस्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो इसको बहुत ही बैलेंस सही होता है, कि जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है लगभग उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है। हमारी बॉडी जिसको प्रेफरेंस देती है रेस्पिरेशन के दौरान वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और इस अर्थ का सबसे पहला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट को ही माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रेफरेंस दी जाती है इन जनरल। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो बीच में हम सबसे ज्यादा जिसकी पूरे का पूरे इस चैप्टर के अंदर मेटाबॉलिज्म पढ़ा है वो कार्बोहाइड्रेट का है। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये सवाल आ गया कि सर मैंने फैट खाए तो क्या होगा, तो बेटा अगर आपने फैट खाए तो आपकी इंटेस्टाइन डाइजेशन के बाद फैट एब्जॉर्ब नहीं करेगी। फैट टूटेगा पहले फैटी एसिड्स, और दूसरा किस में, ग्लिसरॉल में। तो आपको बी का नाम पता चल गया, ग्लिसरॉल। फैटी एसिड जो है वो पहले कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम में, और आगे की रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। अब आपको समझ में आ रही है कि बेसिक रिएक्शन कॉमन रहने वाली है कार्बोहाइड्रेट। जो भी दूसरी चीज खाओगे वो कहीं ना कहीं इसी के पाथवे में एंट्री लेंगे। ठीक है, और जो ग्लिसरॉल हो गया बेटा, वो किस कौन से स्टेप पे एंट्री लेगा, DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, उसमें एंट्री लेगा, और फिर आगे कंटिन्यू करेगा इस रिएक्शन के अंदर। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, सी भी है यहाँ पे। तो जो सी हो गया बेटा प्रोटीन, तो प्रोटीन प्रोटीन की फॉर्म में तो एब्जॉर्ब होंगे नहीं। अगर आपने प्रोटीन खाया तो ऑब्वियस ही बात है प्रोटीन प्रोटीन की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा। प्रोटीन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा अमीनो एसिड की फॉर्म में। तो सी विल बी अमीनो एसिड्स। ठीक है, और ये जो सी है वो डी के लेवल पे एंटर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको अभी तक गेस कर लेना चाहिए था कि ये जो डी हो गया, दैट इज नथिंग बट पायरुवेट, पायरुविक एसिड। ठीक है, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। और ई क्या है, तो साइकिल के बीच में ई लिखा है
ई इज नथिंग बट क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, नीचे बेटा एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें आर क्यू की वैल्यू पूछा है। ये क्वेश्चन इसलिए उठाया मैंने जानबूझ के कि आपको कोई भी रैंडम रिएक्शन देके आर क्यू की वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि आर क्यू की वैल्यू होती क्या है। तो आर क्यू की वैल्यू में आप ऊपर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो और नीचे लेते हो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो O2। तो CO2/O2 लेते हो आप, तब जाके आपके पास जो रेशो आती है वो कार्बोहाइड्रेट की आती है, ओ तब जाके आर क्यू की वैल्यू आती है, विच इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की, वो तीन आ सकती हैं आइडियल वैल्यूज। एक है 1, एक है 0.9, एक है 0.7। 1 आती है कार्ब्स के केस में, 0.9 आती है फैट्स के केस में, और 0.9 आती है प्रोटीन के केस में, और 0.7 आती है फैट के केस में। ट्राइपाल्मिटिन जो है बेटा वो एक टाइप का फैट है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पे 0.7 वैल्यू आनी चाहिए आर क्यू की। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है, वो भी पुट करना पड़ेगा। तो ये 0.7 आया कैसे इस रिएक्शन से, वो समझने की कोशिश करो। इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं किसके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के, उसको ऊपर ले लो। ठीक है, और ऑक्सीजन जो कंज्यूम कर रहा है उसको क्या ले लो, नीचे ले लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.7, 0.7 समथिंग आएगा। बट हाँ 0.7 ले सकते हैं उसको हम। तो 0.7 आप कैलकुलेट करना आएगा। तो ऐसे, तो कोई भी नया भी आपको अगर कोई फैट उठा के दे दे या फिर कार्बोहाइड्रेट उठा के दे दे और आपको बोले कि लिखो, तो आपको उसका आरक्यू का वैल्यू आना चाहिए, कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ रेशो निकालनी है। ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। चलो अब हम आ जाते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन के ऊपर। सारे डायग्राम्स रिवाइज करने के बाद, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करने के बाद, अब हम कहाँ गए हैं बेटा, थ्योरी पे फटाक से क्वेश्चन करेंगे। एकदम अब स्पीड बढ़ जाने वाली है। जो काम आपको दूंगा वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है मेरे साथ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के इच्छुक हो। ठीक है, चलो सबसे पहले बोल रहा है नेम द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो अपना खाना मतलब फोटोसिंथेसिस। वैसे ही फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन इस चैप्टर में मेंशन किया हुआ इसलिए यहीं पे डाल दिया उठा के। तो बेटा कौन कौन से, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स नहीं सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, इसके अलावा बेटा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोला जाता है, विच आर प्रोकैरियोट्स, और कुछ यूकैरियोट्स भी, एंड सम यूकैरियोट्स। ठीक है, सॉरी, एंड सम यू बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स नहीं, यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया, कुछ यू बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर के अंदर, और ग्रीन प्लांट्स, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो लाइट को यूज करते हैं। उसके बाद वेयर डज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी अकर्स इन अ सेल, कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म। फर्मेंटेशन कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन तो होती पूरी साइटोप्लाज्म में, वो शुरू भी साइटोप्लाज्म में होती है और खत्म भी कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर आपसे एरोबिक की बात कर रहा है तो वो साइटोप्लाज्म के साथ साथ कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर आंसर माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म दोनों आएगा। तो वेयर डज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी, मतलब रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो ऐसी जगहें हैं जहां पर आपकी रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद व्हाट इज अ प्रोसेस कॉल्ड व्हेन कार्बन कार्बन बॉन्ड आर ब्रोकन, जब आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ रहे हो थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिलीज एनर्जी, इसी को रेस्पिरेशन बोला जाता है। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है बेटा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच को बॉन्ड को तोड़ते हैं, एंड दिस ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेस्पिरेशन का सिंपल फंडा हो गया। नाउ नेम द स्ट्रक्चर इन प्लांट यूज फॉर गैसियस एक्सचेंज, ये अच्छा क्वेश्चन है। जनरली मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बहुत ज़्यादा होता है बेटा। ये ब्रीदिंग का भी टॉपिक हो सकता था वैसे, लेकिन आप सुन लो एक बारी कि हमारी बॉडी में क्या होता है। हम लंग्स के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैस करते हैं एल्वेलाई के लेवल पे। उसके बाद हमारे बॉडी में बहुत लंबा लंबा ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड कैरी करता है इस गैस को कैरी करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए अलग मेथड है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, बट एक कॉमन कंपोनेंट हीमोग्लोबिन जो दोनों को कैरी करता है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ज्यादा ज्ञान ना देते हुए इस चीज में मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में आपकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस है वो बहुत ज्यादा है। प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स के केस में क्या है, हर एक पार्ट अपने गैसियस एक्सचेंज का ख्याल खुद रखता है। ठीक है, तो लीव्स की अगर आप बात करोगे तो वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टेम की बात करोगे तो लेंटिसेल्स होता है। ऐसे ही रूट्स में भी बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे अगर पूछ रहा है कि कौन से स्ट्रक्चर हैं जिनके थ्रू प्लांट गैसियस एक्सचेंज कर पा रहा है, तो इसमें एक तो लिख देना बेटा क्या, स्टोमेटा, और दूसरा क्या आ जाएगा, लेंटिसेल्स।
ठीक है। ऑब्वियसली जब आपको क्या आएगा, जब आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ से सेल्स, ठीक है, जब आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू में ऑप्शन दिए होंगे, तो सिर्फ स्टोमेटा पे टिक नहीं करना है, ढूंढ लेना वहाँ लेंटी सेल्स भी कहीं दिया है या ए और बी ऑप्शन दिया हुआ है तो ए और बी पे जाना है, या फिर दो ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट वाला हो गया। उसके बाद राइट द कंबशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये तो बहुत आसान हो गया। कंबशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज लिखो C6H12O6। कंबशन का मतलब हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो जब आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सिर्फ वाटर मिलता है, और ऑब्वियसली क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये एनर्जी हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिलती है, लेकिन जब हम कंबशन कराते हैं तो वहाँ पर किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद ये चीज़ क्यों क्यों लिख दी सर आपने, आपको आपको यहाँ से क्या करना है, ये आपका टास्क है, कमेंट बॉक्स में इस वाली रिएक्शन से, ठीक है, आर क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी है क्या आ रही है। ठीक है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आर क्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। चलो आगे देखो, व्हाट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन कॉल्ड। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीडेशन, इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक टाइप की ऑक्सीडेशन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती रिएक्शन में। अरे सर, ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही लेकिन ऑक्सीडेशन हो रही है, ये क्या बदतमीजी है। अरे तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए जरूरी थोड़ी है कि ऑक्सीजन यूज हो, हाइड्रोजन निकाल के, इलेक्ट्रॉन निकाल के भी तो ऑक्सीडेशन होती है। तो याद करो वो वाला स्टेप जिसमें 3 PgL, 3 पागल कन्वर्ट हो रहे हैं 13 BPGA में, वहां पर NaDH2 बनता है। NaDH2 कैसे बनता है, जब Na प्लस हाइड्रोजन ले लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaDH2 में। तो इसका मतलब वहां से पूरी रिएक्शन से हाइड्रोजन खींचे गए, तो वो ऑक्सीडेशन हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे क्लियर कट आंसर रहेगा क्या, ग्लाइकोलिसिस। बहुत बढ़िया, आगे देखो। आगे कह रहा है नेम द साइंटिस्ट हु प्रोपोज्ड ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो बेटा 3 साइंटिस्ट है जिनके बेसिस पे नाम रखा गया, EMP, एम्डन मेयरहोफ पार्नस। आप कमेंट बॉक्स में आप इनका नाम लिखोगे पूरा। तो ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे। उसके बाद देखो जरा, नेक्स्ट, वेयर डज ग्लाइकोलिसिस अकर इन सेल, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आंसर नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप करोगे, 7 का भी आप ही करोगे, सारा काम आपका, क्योंकि बता चुका हूं। ठीक है, आगे देखो। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखो आ गया वही सवाल, तो कितने एटीपी बन रहे हैं डायरेक्ट, तो 4 एटीपी बोलोगे आप। अरे बन तो 4 रहे हैं ना, लेकिन अगर हमसे पूछता नेट कितने एटीपी हैं, तो 2 एटीपी आ गए यहाँ पे नेट। ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्ट जो एटीपी बन रहे हैं नेट। ठीक है, अब डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट नहीं लिखता, ठीक है, तो आप NaDH2 वाले एटीपी भी तो काउंट कर सकते थे कि Na1 NaDH2 इज इक्विवेलेंट टू 3 एटीपी, लेकिन वो डायरेक्ट एटीपी नहीं बन रहे। NaDH2 इज नॉट एटीपी, राइट। जैसे मेरे पास एक 2000 का नोट है और दो 500 के नोट है, ठीक है, तो क्या मैं आपको ये पूछूं कि आपके पास 500 के नोट कितने हैं, तो आप 2 बोलोगे, या 2000 को भी 4 से मल्टीप्लाई करके बोलोगे मेरे पास 6 500 के नोट है, ऐसा नहीं बोलोगे ना। तो आप डायरेक्ट 500 के नोट पूछोगे। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि कितने 500 के नोट के बराबर आपके पास करेंसी है, तो आप बोलोगे 6 500 के नोट के बराबर करेंसी, मतलब मेरे पास 3000 रुपए। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, देन आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ठीक है, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो समझो मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुल यू अंडरस्टैंड। वेरी गुड, आगे देखो। आगे आपको बोल रहा है बेटा, आगे आपको बोल रहा है, अच्छा 9th हो गया क्या, ठीक है, 10th पे आ जाओ। आगे आपको बोल रहा है लिस्ट 3 वेज द सेल हैंडल्स पायरुवेट। कभी कभी ऐसा भी आता है, व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड, क्या भविष्य है पायरुविक एसिड का। तो 3 भविष्य हो सकते हैं, या तो इसका एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर इसका क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या फिर इसका क्या हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें से लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक में से कौन सा है, ये अल्कोहलिक को इथेनॉलिक भी कहते हैं। कौन सा जो यीस्ट में होता है, इथेनॉलिक। कौन सा मसल में होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और कौन सा हमारी बॉडी के ज्यादातर सेल्स में हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स में हो रहा है ज्यादातर, दैट इज एरोबिक, राइट। और कौन सा लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक में से कौन सा 2 स्टेप है, अल्कोहलिक। और उसके मैंने एंजाइम्स पूछे हैं आपसे, भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द एंजाइम दैट कन्वर्ट पायरुविक एसिड टू इथेनॉल एंड CO2। ये तो क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूं, तो मैं क्यों बताऊं। ठीक है, मैं क्यों बताऊं, ये पूछ चुका हूं कि पायरुविक एसिड टू इथेनॉल, यही तो पूछा था मैंने कि पायरुविक एसिड टू इथेनॉल में कौन से 2 एंजाइम यूज हो रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये भी आप ही बताओगे मेरे को। एक एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज होने वाला है, एक एंजाइम क्या होने वाला है आपका,
एक एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज रहेगा, एक एंजाइम रहेगा डीहाइड्रोजिनेस। ठीक है, किसका क्या नाम है वो आप बताओगे। ठीक है, बताओगे। एक है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और एक है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो अब आप इतना तो गेस कर ही सकते हो, ये अभी आंसर भी बता दिया मैंने। ठीक है, अब आप बताओगे कौन से स्टेप में क्या यूज हो रहा है। चलो, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज इन फर्मेंटेशन कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है लेस देन 7%। ठीक है, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है वैसे, लेकिन अगर आप मेरे से मांगोगे जस्टिफिकेशन तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है या फर्मेंटेशन है उसमें 2 एटीपी बनते हैं, जबकि आपके कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, मतलब आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें 38 बनते हैं। तो आप 2/38 इंटू 100 करके देखना, 7% से कम आएगा। 5%, 5 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगा, आप चेक करोगे तो। लेकिन आपके एनसीईआरटी ने एक कॉमन स्टेटमेंट दी हुई है कि लेस देन 7%, तो ठीक है। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग परसेंटेज लेस देन 7%, तो सही दिया हुआ है। तो आप चेक कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, जस्टिफिकेशन भी दे दिया। उसके बाद चेक करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नेम द एंजाइम विच इज कॉमन टू क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, डीहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये कहाँ था सर? तो कुछ स्लाइड्स पीछे लेके जाता हूँ, मेरे को इतनी लिबर्टी दो कि मैं आपको कुछ स्लाइड्स पीछे ले जा सकूँ। ठीक है, तो रुको 2 मिनट, मेरे को कुछ स्लाइड्स पीछे जाने दो। तो बेटा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स 2 है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम कॉमन है, ये अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लेना। कॉमन है क्रेब्स साइकिल के लिए, तो ये क्रेब्स साइकिल के एक स्टेप पे भी यूज होता है ये वाला एंजाइम, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी यूज हो रहा है। दिस इज कॉम्प्लेक्स 2। बाकी कॉम्प्लेक्स के मैं नाम देख लो। साइटोक्रोम BC बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोक्रोम AA3। और आपकी एनसीईआरटी एक और चीज लिखती है कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में, वो भी लिख लो। इट हैज 2 कॉपर सेंटर्स, इट हैज 2 कॉपर सेंटर्स। तो 2 कॉपर सेंटर किस कॉम्प्लेक्स के पास होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा तो कॉम्प्लेक्स 4 आंसर कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एंजाइम है विच इज कॉमन फॉर क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? दैट इज कॉम्प्लेक्स 2 जिसका नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो होपफुली आपको आंसर मिल गया यहाँ पे, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस। ठीक है, नेक्स्ट, what is the process called where ATP is formed in electron transport system? तो ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे। ठीक है, आप बोलोगे सारे क्वेश्चन ही लिखने के लिए दे दिए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? NADH2 का। फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या बन रहा है? ATP। तो ATP बन रहा है NADH2 की वजह से, NADH2 के ऑक्सीडेशन की वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आगे देखो, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन? 38 एटीपी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 38 एटीपी बन सकता है आपके पास। तो 38 एटीपी बनते हैं वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद, व्हाट इज द रेशियो ऑफ CO2 इवॉल्व टू ऑक्सीजन कंज्यूम इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड? इसी को तो RQ बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की डेफिनेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RQ? RQ की वैल्यू कितनी होती है ट्राई पाल्मेटिन के लिए? ये तो कैलकुलेट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 17 आप आंसर करोगे। ठीक है, फैट कितने हिंट दे, फैट भी बोल दिया, ट्राई पाल्मेटिन नाम भी ले दिया, सब कुछ पूछ लिया आपसे। ठीक है, बहुत आसान है, तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लिख देना। व्हाट इज द RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन? यू ऑलरेडी नो, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होती है, प्रोटीन के लिए 0.9 होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। फिल इन द ब्लैंक्स, द प्राइमरी सबस्ट्रेट या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज फॉर एनर्जी। बताया था कि प्राइमरी किसको दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट। या बट फैट्स एंड प्रोटीन, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, फैट और प्रोटीन को भी क्या किया जा सकता है बेटा? कैन ऑल्सो बी यूज, तो किया जा सकता है बिल्कुल जरूरत पड़ने पर। उसके बाद क्या बोल रहा है 20? एनर्जी रिलीज इज कंट्रोल्ड बाय, एनर्जी रिलीज इज कंट्रोल्ड बाय, तो रिएक्शंस हो रही हैं तो इट विल बी कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, और हर एक लेवल पे अलग अलग एंजाइम यूज होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, जैसे कि बहुत सारे एंजाइम भी मैंने पूछे आपसे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज हो गया, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो गया, एक स्किप हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, हेक्सोकाइनेज। जब ग्लाइकोलिसिस की सबसे पहली रिएक्शन जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होता है, उसका भी कोफैक्टर जो है वो मैग्नीशियम आयन है, याद रखना है। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, काइनेज वो एंजाइम जो फॉस्फेट चिपका है,
और हेक्सोस शुगर को कहते हैं 6 कार्बन की शुगर को। तो ग्लूकोज 6 कार्बन की शुगर है, उस पे फॉस्फेट चिपकाया जा रहा है, तो हेक्सोकाइनेस सिंपल है। उसके बाद एंट्रैप्ड एज एटीपी, ठीक है। देखो एंजाइम एनर्जी रिलीज जो है वो एंजाइम से कंट्रोल होती है, और उसको किस फॉर्म में ट्रैप किया जाता है, उसको एटीपी की फॉर्म में। द अर्थ एटमॉस्फेयर लैक्ड ऑक्सीजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्ड लिखा है ना, तो ये कहाँ से उठाई स्टेटमेंट, जब आपको बता रहा है कि जब अर्थ पे लाइफ बनी थी उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी। ये सेम क्वेश्चन हम इवोल्यूशन में भी कर चुके हैं, जब 12th क्लास की शॉटगन करी थी, वहां पे जाके चेक करना। ऐसे एनवायरमेंट जब ऑक्सीजन नहीं था उसको रिड्यूसिंग बोला जाता है। तो ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है क्या, कि फर्मेंटेशन अकर्स अंडर डैश कंडीशन, तो ये आप जानते हो कौन सी कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन डैश एंड डैश, अच्छा एग्जांपल्स देने हैं कुछ, तो ये किस में होगी, फर्मेंटेशन होगी प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। एंड यूकैरियोट्स, लेकिन सारे यूकैरियोट्स आपके एनसीईआरटी लिखती है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। देखो कितनी कितनी बारीक बात हो गई है, ठीक है, कितनी बारीक बात हो गई, लेकिन एनसीईआरटी से ही उठा के लिखी हुई है, कोई नई जगह से नहीं लाए हैं उसको। नेक्स्ट बोल रहा है यीस्ट सेल पॉइजन देमसेल्फ व्हेन अल्कोहल कंसंट्रेशन रीचेस अबाउट 13%, ठीक है। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है कि यीस्ट अल्कोहल बनाने में यूज होती है, लेकिन 13% तक आते आते यीस्ट का खुद का सेल ही मरने लगता है, ठीक है। उसके बाद इन माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट अंडरगोस, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट, तो चेक करो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट बना किधर, पायरुवेट बना आपके ग्लाइकोलिसिस में, राइट। ये पायरुवेट जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो ये क्या करेगा, लिंक रिएक्शन परफॉर्म करेगा, वो रिएक्शन करेगा जिसके बाद क्रेब्स साइकिल होगी। तो लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज लिंकिंग व्हाट, इट इज लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस विद क्रेब्स साइकिल, इसीलिए इसको बोलते हैं। तो इट विल अंडरगो व्हाट, लिंक रिएक्शन। लेकिन यहां पर लिंक रिएक्शन की जगह ज्यादा बेटर टर्म है लिखना ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। टीसी है, टीसी साइकिल कौन सी होगी, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच इज क्रेब्स साइकिल। स्टार्ट्स विद, तो सबसे पहली रिएक्शन विद अ कंडेंसेशन ऑफ डैश प्लस डैश विद सिट्रिक एसिड, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, 4 कार्बन का, मिलता है किसके साथ बेटा, एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ विच इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, टू प्रोड्यूस अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड। लेकिन सर प्लस के आगे एक और चीज लिखी है, बिल्कुल, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई है और हम स्किप कर जाते हैं, और फिर बाद में समझ में ही नहीं आता है कि भाई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, क्योंकि हम वाटर मॉलिक्यूल को इग्नोर कर देते हैं कई बार। नहीं भूलना है बेटा, एनसीईआरटी में लिखा है वाटर, चेक करना है स्टेटमेंट को, कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर या क्रेब्स साइकिल के अंदर एक्चुअल में स्टार्टिंग की रिएक्शन में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और आपके एसिटाइल कोएंजाइम में और वाटर कंडेंस होते हैं, तीनों चीजें, तब जाके सिट्रिक एसिड बनता है। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन, मैं आपसे पूछ सकता था वैसे ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको पता ही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 5 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, और वो, अच्छा इन कॉम्प्लेक्स का सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4 है, नहीं 1 3 2 4 5 ऐसा है, 1 2 3 4 5 नहीं है, ठीक है। मतलब जो 3 है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो 3 है वो 1 से भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और 2 से भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इसलिए इसको बीच में रहना पड़ता है। फिर इस 3 से 4 तक जंप करा के लेके जाता है इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी, जो बताया था स्मॉल प्रोटीन है, ठीक है, पेरिफेरल है, और कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टुवर्ड्स स्पेस प्रेजेंट है। आपको होपफुली याद आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा तो अभी तो रिवाइज कराया, जाके चेक कर लेना। नाउ oxidation of one NADH molecule yield 3 ATP and FADH2 molecule yield 2 ATP। तो सिंपल सा फंडा है, ये तो हो ही गया होगा, मतलब ये तो समझ में आ ही गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको बोल रहा है फैटी एसिड डिग्रेडेड टू डैश बिफोर एंट्री, तो आपको पता है फैटी एसिड किस में डिग्रेड होते हैं बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फैटी एसिड एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वाइल ग्लिसरॉल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, ढाप डीएचएपी में, डीएचएपी की फुल फॉर्म डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। चलो आगे, द रेस्पिरेटरी पाथवे इज कंसिडर्ड डैश बिकॉज इट सर्व्स एज बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एम्फीबॉलिक पाथवे, मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर चीजें टूट भी रही हैं और चीजें जुड़ भी रही हैं, तो ये कैटाबॉलिक भी है और ये एनाबॉलिक भी है, इसलिए इसको एम्फीबॉलिक बोले जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है।
उसके बाद ट्रू और फॉल्स आ गए बेटा। उसके बाद हमारे बढ़िया फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि असर्शन रीजन इनसे आसान हो जाते हैं हमारे। ग्लिसरॉल इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, गलत हो गया, ग्लिसरॉल इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद कार्बन स्केलेटन फॉर रेस्पिरेशन इज यूज फॉर बायोसिंथेसिस, ये ट्रू है बेटा। क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन का स्केलेटन यूज हो रहा है, ठीक है, वो सिर्फ चीजें तोड़ नहीं रहा है, वो किसी चीज को बनाने के लिए भी यूज हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपने फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जब उसका रेस्पिरेशन करना है, लेकिन अगर आपकी बॉडी को कभी कोई फैटी एसिड बनाना पड़ जाए तो यही से निकालेगा एसिटाइल कोएंजाइम में और क्या बना देगा? फैटी एसिड। इसका मतलब सिर्फ तोड़ने के वक्त यूज नहीं हो रहा है ये पाथवे, जोड़ने के वक्त भी यूज हो रहा है, इसलिए इसको एम्फीबॉलिक भी बोला था। देख रहे हो कैसे तार बढ़िया से जोड़ रहे हैं, ठीक है, खोलो दिमाग को। एनसीईआरटी में लिखा है वैसे ये। उसके बाद प्लांट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, एकदम बकवास। उसके बाद बिल्कुल चाहिए होता है, डू नॉट नहीं आएगा यहाँ पे। द क्रेब साइकिल रिक्वायर्स ऑक्सीजन, बिल्कुल बकवास, कहीं नहीं देखा हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्रेब साइकिल में चाहिए हो, ठीक है। उसके बाद पायरुवेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल सच स्टेटमेंट है। पायरुवेट जो जाता है क्रेब साइकिल के लिए उसका कंप्लीट, सर ये कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ना कुछ समझ में नहीं आता है, कब कंप्लीट बोल रहे हो कब इनकम्प्लीट बोल रहे हो, जो मन में आ रहा है बोल दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन? अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड पूरा टूट जा रहा है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो सिर्फ CO2 और वाटर बनना चाहिए और एनर्जी बननी चाहिए, इससे बड़ा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बड़ा कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है कार्बन कंटेनिंग, तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है। जैसे पायरुविक एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ जो 2 कार्बन का है, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी, इथेनॉल बन गया। ऐसे ही पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड खुद 3 कार्बन का है, तो भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई। समझ गए मेरी बात को? तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन तभी बोलेंगे जो जब सिर्फ CO2 और H2O बने, और ऐसा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो सच लिखा है मेरे हिसाब से तो। उसके बाद द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव्स एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट, बताता हूँ बेटा। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास होते रहते हैं एक दूसरे पे, ठीक है, ठीक है, जो कि कहां से निकाले गए? हाइड्रोजन एटम से, रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एंड में कौन एक्सेप्ट करता है इस इलेक्ट्रॉन्स को? ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। और इसी के साथ साथ एक और प्रोसेस हो रही है जिसमें ATP बनता है। तो ये एक लाइन के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कितना खूबसूरती से एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है। तो ट्रू है स्टेटमेंट, दोबारा सुनना, कि इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एंड में ऑक्सीजन को मिलेंगे, और इसके पासिंग की वजह से ही साइमल्टेनियसली ATP बनता है। सच बात है, ठीक है, ट्रू है स्टेटमेंट। उसके बाद ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, साइटोक्रोम C इज लोकेटेड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सच है। आउटर सरफेस मतलब टुवर्ड्स द स्पेस, तो ट्रू हो गई स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि फर्मेंटेशन यील्ड मोर एनर्जी देन एरोबिक रेस्पिरेशन, फॉल्स। भाई यहाँ 2 बनते हैं, यहाँ 38 बनते हैं, कहाँ से मोर हो गई? लेस होगी, ठीक है। उसके बाद पायरुवेट पायरुवेट इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो कितना खतरनाक गंदा सा स्टेटमेंट लग रहा है, बट ये फॉल्स है। बताता हूँ कहाँ गड़बड़ है, सुनो जरा, ठीक है, समझने की कोशिश करो। जो पायरुवेट है वो ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म से बन रहा है, मतलब ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन से बन रहा है, ग्लाइकोलिसिस से बन रहा है, सच बात है। लेकिन कहाँ पर होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या? नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है? इन साइटोप्लाज्म। तो इसी स्टेटमेंट को ठीक करना होता है तो बस साइटोसोल लिख देते, ठीक हो जाती, बट अभी फिलहाल के लिए फॉल्स है। देख रहे हो कितनी बढ़िया स्टेटमेंट है, ठीक है। आ गई तो वह कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे कि भाई क्या बोल दिया, ये कौन सी भाषा में बोल दिया हमसे। उसके बाद सिट्रिक एसिड द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड कॉमा द फर्स्ट मेंबर, सिट्रिक एसिड फर्स्ट मेंबर है। आधे ज्यादा बच्चे यहीं पे गलत कर देंगे, अरे क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, तो सर बिल्कुल सच लिखा है, फर्स्ट मेंबर है इसलिए बोलते हैं, टिक कर दिया। अरे भाई सिट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट है, पॉइंट टू बी नोटेड क्रेब साइकिल का। सिट्रिक एसिड पहला मेंबर नहीं है, पहला मेंबर है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आई बात क्यों गलत है? सिट्रिक एसिड इज नॉट द फर्स्ट मेंबर, इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। मेंबर कौन है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो एसिटाइल कोएंजाइम है और वाटर के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाता है। चलो आगे देखो। द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन इज यूबिक्विनोल, ट्रू। यूबिक्विनोन जिसमें कीटोन होता है, यूबिक्विनोल जिसमें अल्कोहल है, कीटोन से अल्कोहल बनाने में रिडक्शन होता है, तो रिड्यूस फॉर्म है यूबिक्विनोन का यूबिक्विनोल। सच बात लिखी हुई है, ठीक है। ये कहाँ यूज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में,
ठीक है, ये एक टाइप के हाइड्रोजन कैरियर हैं जिनको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये प्रोटॉन की डिमांड करते हैं और प्रोटॉन को एक साइड ऑफ द मेम्ब्रेन से दूसरी साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पंप कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो आगे शिफ्ट करते हैं बट ये प्रोटॉन को एक साइड से दूसरी साइड पंप कर देंगे। आगे देखो, द एफ नॉट, एफ नॉट कौन सा था, एफ नॉट ये वाला था, एफ वन कौन सा था, ये वाला था, ये एफ वन था, ये एफ नॉट था, भूलना नहीं। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, द एफ नॉट हेड पीस, अरे हेड पीस तो एफ वन है, यही गलत हो गया। ठीक है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, बट देख लेते हैं। इज अ पेरीफेरल प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एडीपी। भाई सब कुछ एफ वन के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एफ नॉट ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ एफ वन आता तो स्टेटमेंट ठीक होती है, अदरवाइज ये फॉल्स है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, एफ नॉट इज एन इंटीग्रल प्रोटीन, सच लिखा है। एफ नॉट जो है वो धसा हुआ होता है मेम्ब्रेन में, इंटीग्रल है, सही है। दैट फॉर्म्स अ चैनल थ्रू विच प्रोटॉन्स क्रॉसेस द इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सच बात है, इसी के थ्रू क्रॉस करता है और एटीपी सिंथेसिस का काम ये करता है, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू दी हुई है। चलो आगे देखो, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच बात है। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, NADH2 डोनेट कर रहा है कि FADH2 कर रहा है, इस बेसिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग बनेंगे और नंबर ऑफ एटीपी अलग अलग बनेंगे। NADH2 देगा तो 3 एटीपी बनेंगे, FADH2 देगा तो 2 एटीपी बनेंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड। आगे देखो, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 4H प्लस passes through F naught from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। एक एटीपी बनाने के लिए 4 H प्लस को पास होना पड़ता है बेटा, विच इज 2 पेयर H प्लस को पास होना पड़ेगा तब एक एटीपी बनता है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के डाली गई है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट है वही फ्लो होगा, मतलब फ्रॉम हाई पोटेंशियल, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विच इज प्रोटॉन टू द लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ही ट्रेवल करता है ना, स्पेस से मैट्रिक्स में, और वो उसी एनर्जी का यूज होकर एटीपी बनता है। लेकिन आज भी जब आप डायग्राम देखोगे तो उसमें गड़बड़ है, तो डायग्राम में गलती है अभी भी एनसीईआरटी में, वो ठीक हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। नहीं है एनसीईआरटी जब भी आएगी तो बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, बट जो स्टेटमेंट दी हुई है 4H प्लस वाली वो ठीक है। ठीक है, कि प्रोटॉन जो है वो 4 यूज होते हैं। उसके बाद, नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। तो ये फॉल्स हो गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मेरी तरफ से, इसको स्टार मार्क कर लेना। एक्चुअल में ये आपकी एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी मैं इसको फॉल्स बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ये बोलती है कि एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिल सकते हैं। जब आप पेन पेपर लेके कैलकुलेशन करने बैठते हो थ्योरेटिकली, पूरा पाथवे बनाते हो, तो आपको दिखता है कि यहाँ से 38 एटीपी के बराबर एनर्जी निकाली जा सकती है। लेकिन ये 38 एटीपी थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक्चुअल में लिविंग सिस्टम में ये कंप्लीट 38 कभी आपको एक ग्लूकोज से बनते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये पूरे पाथवे कराते हुए कुछ कुछ एजम्पशंस लिए हैं। क्या एजम्पशंस लिए? हमने ये एजम्पशन लिए कि पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद उसी ग्लूकोज से बने हुए प्रोडक्ट का क्रेब्स साइकिल होगा, फिर उसी से बने हुए प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, जबकि आपके सेल में ऐसा नहीं होता है। आपके सेल में इस वक्त तीनों चीजें साथ में चल रही हैं, आपका एरोबिक सेल है, तीनों चीजें साथ में होती हैं साइमल्टेनियसली। तो पहली एजम्पशन की एक के बाद एक होती है। दूसरी एजम्पशन ये है कि पाथवे का कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल बनाने में यूज नहीं होगा। उसका एग्जांपल तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया कि आपकी बॉडी को फैटिक एसिड बनाना होगा तो यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम में खींच लिया जाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी में अगर कहीं पर भी जरूरत है बेटा एसिटाइल कोएंजाइम की, तो वहां पे ले लिया जाएगा। पायरुविक एसिड की जरूरत है तो वहां पे ले लिया जाएगा। इसका मतलब आइसोलेटेड नहीं है ये पूरी रिएक्शन। जबकि ये वाली स्टेटमेंट एजम्पशन ही उठा के लिख दी। तो अगर आपसे सिर्फ इन जनरल ये एजम्पशन पूछेगा कि क्या लिविंग सिस्टम के लिए ट्रू होती है कि फॉल्स, तो आप फॉल्स ही बोलोगे ना, कि लिविंग सिस्टम में ऐसा कभी दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से काउंट करने के लिए कुछ एजम्पशंस लें, तो वो एजम्पशन में इसको लिखा जाता है। तो एजम्पशन ट्रू नहीं है, एजम्पशन का नाम एजम्पशन ही इसलिए क्योंकि वो ट्रू नहीं है, इसलिए फॉल्स लिखा। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है लेकिन फिर भी फॉल्स क्यों लिखा, होपफुली आपको समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड, फॉल्स। कि कोई भी इंटरमीडिएट, बीच में कोई भी ऐसी चीज इंटरमीडिएट नहीं बनेगा जो कोई दूसरा कंपाउंड बना रहा हो, नहीं बना सकता है। ठीक है, मिल सकता है। उसके बाद, ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड, नो अदर ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग द पाथवे। सिर्फ ग्लूकोज ही रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई दूसरा और मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकता इस पाथवे में। ये भी फॉल्स है, ये तो हमने चार्ट की फॉर्म में भी देख लिया। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी आपकी एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है मतलब ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर सीधा मेंशन करी हुई है एजम्पशंस में। बट वो लिखा है एनसीईआरटी ने कि ये एजम्पशन लेनी पड़ेगी तभी एक ग्लूकोज से 38 एटीपी काउंट कर पाओगे, वरना लगे रहो कभी एक ग्लूकोज से 38 एटीपी आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो बेटा ये एनसीईआरटी की जितनी भी स्टेटमेंट्स थी, होपफुली हमने वो सारी की सारी रिवाइज कर ली हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।
और आपने ये लेक्चर अगर पूरा देखा है तो मैं गारंटी देता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको रिवीजन हो जाएगी और अगर रिवीजन नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल का पढ़ना है और आपको कितना पढ़ना है। तो जाके रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करके फिर से आके वीडियो देख लेना। कोई टेंशन नहीं है, ये जितनी बार देखोगे उतनी बार ही आपको मज़ा आएगा और अगर आपको ये चैप्टर आता था तो वीडियो देखते हुए मज़ा आया ही होगा। जितने क्वेश्चन पूछे थे उनको कमेंट बॉक्स में बेटा ज़रूर मेरे को लिख देना ताकि मुझे पता चलता रहे। अपने रिव्यूज़ जो भी बच्चा देख रहा है बेटा, मेरी बात को एकदम सीरियसली लेना। चेक कर लो अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। बहुत ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी आपको लग रहा है कि उनकी हेल्प हो सकती है यहाँ से। सबको शेयर कर डालो, ठीक है? लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है? और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो अलोंग विद योर कमेंट्स, ठीक है? तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। ऑब्वियसली रेस्पिरेशन के बाद फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर दिया है तो प्लांट फिजियोलॉजी पे ही टिकेंगे कि रेस्पिरेशन के बाद तो एटलीस्ट फोटोसिंथेसिस होना ही चाहिए क्योंकि ये 2 चैप्टर साथ में आते हैं, ठीक है? बाकी अगली क्लास तक पढ़ते रहो बेटा। थैंक यू सो मच।